मेरा अंदाज़ा है कि सरकार में बैठे लोग जो हैं वो 1.5 लाख मेट्रिक टन जो है आवंटन का स्कैम का ये इशू है। ठीक है, क्योंकि साफ पता चल रहा है कि आप देखिएगा पूरे बिहार के विक्रेता को कृत्रिम रूप से जो है ना पॉस मशीन में 60% विक्रेता को पॉस मशीन पे जो है ना वो अनाज दिखाया गया है, सिर्फ दिया नहीं गया है। ठीक है, तो मेरा ये कहना है कि जब आप अनाज उसके पॉस उसको दिए ही नहीं और उसके पॉस पे अगर 200 क्विंटल दिख रहा है तो ये अनाज जो है वो गया कहाँ आखिर। तो अनुमान तो मुझे लग रहा है कि 2 से 3 महीने का प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना का 700 से 800 करोड़ का गबन जो है वो किया गया है। और इस पे तो हम चाहते हैं कि इस पे हम वार्ता कर रहे हैं और अनाधिकारिक रूप से कुछ लोग तो एक्सेप्ट भी किए हैं लेकिन बोल नहीं रहे हैं। लेकिन मेरा ये कहना है कि आखिर गरीबों का, आप बोलते हैं कि पीडीएस विक्रेता, सारा चीज़ आप पीडीएस विक्रेता पे करते हैं। ठीक है, आप अभी बोल रहे हैं कि हम जो है पॉस मशीन का इंटीग्रेशन करेंगे वेइंग मशीन से। ठीक है, कि सही माप तोल दे। इससे पहले पॉस मशीन किए आप, अब पॉस मशीन के साथ वेइंग मशीन का इंटरफेस कर रहे हैं। तो मेरा ये कहना है कि हम सही माप तोल उपभोक्ता तक पहुँचे। बिहार सरकार डेली अपना पीठ थपथपा रही है कि सही तौल का अनाज जो है उपभोक्ता तक मिलेगा। अरे सही अनाज तो तौल कर हम देते ही हैं। इंटरफेस जो आप कीजिएगा तो बाधवा कमेटी ने जो एनएफए जो एक्ट आया था तो बाधवा कमेटी ने बोला था कि सबसे ज़्यादा भ्रष्टाचार और लीकेज एसएफसी से है। तो आप पहले एसएफसी को इंटरफेस कीजिए ना। अभी एक्ट तो बन गया है तो योजना जितना बनता है ना वो योजना जो वो सारा भ्रष्टाचार का जड़ है। तो गरीब कल्याण योजना का अभी तो आपको मालूम है ना कि गरीब कल्याण योजना में अभी देखिए ना कि बिहार के हर एक ज़िले से ये शिकायत मुझे प्राप्त हो रही है कि आवंटन में अनियमितता हो रहा है। अभी जन वितरण विक्रेता जो है बांट रहा है, अगर 50 कुंटल उसका अनाज है, 50 कुंटल वो बांट रहा है तो उसका 20 कुंटल कर दिया जाता है। अब 70 पैसा कमीशन है, 70 पैसा पर केजी कमीशन है, 50 कुंटल है तो जोड़ लीजिए कितना का उसका इनकम है। नमस्कार, बुलेटिन ऑफ बिहार में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे एक खास मेहमान से। 2 बार बुलेटिन ऑफ बिहार के स्टूडियो में इनका इंटरव्यू हो चुका है। जी हाँ, हमारे साथ हैं गौरव लाभ जी, फेयर प्राइस डीलर एसोसिएशन के महामंत्री हैं और आज हम बात करेंगे एक खास मुद्दे पर। सबसे पहले तो गौरव जी आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे स्टूडियो में। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने एक ऐसा प्लेटफॉर्म तैयार किया है जहाँ पे जन वितरण विक्रेताओं के समस्याओं को मुखर होकर उजागर आप करते हैं। और साथ ही मैं आपको नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं और संगठन के तमाम पदाधिकारी और बिहार के तमाम विक्रेता बंधुओं को मैं नव वर्ष की हार्दिक मंगल शुभकामना देता हूं। धन्यवाद। थैंक यू गौरव जी। गौरव जी, शुरुआत करते हैं। एनएफएसए एक्ट के तहत 35 किलो जो अनाज भारत सरकार के तरफ से फ्री दिया जा रहा है कि पीडीएस उसका डिस्ट्रीब्यूशन करे, इसको आप किस तरीके से देखते हैं? पूरे भारतवर्ष में इसका बहुत स्वागत किया जाता है विक्रेताओं की तरफ से, और आपके जो संगठन है उसके तरफ से क्या प्रतिक्रिया है? देखिए, ये एनएफएसए एक्ट का अगर विस्तृत चर्चा हम लोग करेंगे तो काफ़ी समय लग जाएगा।
तो संक्षिप्त में हम आपको कुछ क्रक्स जो है हम एनएफएस एक्ट का बताते हैं। और प्रधानमंत्री ने भारत के माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो अभी 2-3 पहले उनके कैबिनेट ने जो निर्णय लिया है कि एनएफएस एक्ट के तहत दिए जाने वाले खाद्यान्न को हम उपभोक्ता तक फ्री में बांटेंगे, इसमें बहुत सारे टेक्निकल इश्यूज हैं। तो इस इश्यूज को, क्योंकि ये मुझे लगता है कि ये पॉलिटिकल स्टेटमेंट उनके द्वारा दिया गया है, तो अगर आप देखेंगे एनएफएस एक्ट में, तो देयर इज ए ह्यूज गैप इन बिटवीन कमिटमेंट एंड इम्प्लीमेंटेशन। ठीक है, तो इसको हम लोग विस्तार से यहाँ पे चर्चा करने में काफ़ी समय लग जाएगा। तो संक्षिप्त में हम आपको बताते हैं कि एनएफएस एक्ट क्या है। आप समझिए, एनएफएस एक्ट को अगर समझेंगे तो आपको फंक्शनिंग ऑफ द पीडीएस सिस्टम समझना पड़ेगा। तो अभी देखिए कि 1955 में हमारा एसेंशियल कमोडिटीज़ एक्ट आया। उसके बाद फिर हमारा 1997 में टीपीडीएस आया। और टीपीडीएस का जो ओवरव्यू है, जो उसका मेन मकसद था, मोटो था कि आइडेंटिफाइड करना कि पुअर हाउस होल्ड कौन है, आइडेंटिफाइड करना है कि एक्चुअल बेनिफिशरीज कौन हैं, कौन पुअर पीपल हैं, कौन पुअरेस्ट पीपल हैं, जिनको हम आइडेंटिफाइड करके टारगेट करके उनको ही खाद्यान्न हम देंगे। क्योंकि इससे पहले एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट था और उसके बाद और भी रिवैम्प पीडीएस सिस्टम आया, उसके बाद टीपीडीएस आया। इस टीपीडीएस को जो है वो कंट्रोल और पीडीएस कंट्रोल ऑर्डर 2001 में जो है वो अमेंडमेंट किया गया, जिसमें मुख्य रूप से जो है वो आइडेंटिफाइड बेनिफिशरीज को जो है ना, उनको बेनिफिशरीज जो एक्चुअल बेनिफिशरीज है उनको आइडेंटिफाइड करना था। ठीक है, अब ये जो आया तो उसके बाद जो है टीपीडीएस के तहत काम करना शुरू किया। अब टीपीडीएस के तहत काम करना शुरू किया तो उसके बाद क्या हुआ कि इसके तहत काम करना शुरू किया तो 2001 में जो इस मतलब टीपीडीएस के तहत जो योजना का आरंभ किया गया, अंत्योदय अन्न योजना, ठीक है, 2000 में, इस अंत्योदय अन्न योजना में ऐसा पाया गया कि जो टीपीडीएस का जो लक्ष्य है, लक्षित, इसको बोलते हैं लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली, इसके तहत जो एक्चुअल आइडेंटिफिकेशन करना था बेनिफिशरीज का, जैसे 3 कैटेगरी का था, एपीएल, बीपीएल एंड एएवाई, अंत्योदय अन्न योजना। तो इसमें देखा गया कि जो जिनको बीपीएल का कार्ड इशू नहीं होना चाहिए था उनको बीपीएल का कार्ड दिया गया है, और जिनको एपीएल का कार्ड देना चाहिए था उनको एएवाई का कार्ड दिया गया है। तो 2000 के क्रम में एक वर्ल्ड फूड प्रोग्राम जो है वो ढाका में आयोजित किया गया, और ये वर्ल्ड फूड प्रोग्राम के तहत आयोजित किया गया था। तो एसोसिएशन के तत्काल महामंत्री स्वर्गीय श्रीकांत लाभ जी ने उस फोरम पे अपने बातों को रखा, ये मुद्दा कि जो ये टारगेटेड पीडीएस सिस्टम है उसके तहत ये खामियां हैं। तो उसके बाद क्या हुआ कि जो इस खामियों को जब उजागर किया गया तो माननीय सर्वोच्च न्यायालय में एक एनजीओ पीयूसीएल के द्वारा जो है वो रिट याचिका दायर किया गया, जिसमें बोला गया कि टीपीडीएस के तहत जो आइडेंटिफाइड बेनिफिशरीज हैं उनके उलट जो है उनको विपरीत तरीके से अनाज का मुहैया कहा जाए, जो एक्चुअल बेनिफिशरीज है उनको नहीं दिया जाता है और जो फेक बेनिफिशरीज है उनको दिया जाता है। तो उन्होंने एक माननीय सर्वोच्च न्यायालय में एक जो याचिका जो दायर किया
उसमें उसमें उन्होंने अपने पिटीशन में दिया कि राइट टू फूड इज़ अ फंडामेंटल टू द सिटीजन। ठीक है, तो हम जो अभी इस अधिकार से वंचित है, मेरे जगह जो दूसरे को बना के दिया जाता है, तो ये सही नहीं है। तो हमारा अधिकार है जो अनुच्छेद, संविधान के अनुच्छेद 21 में दिया गया है कि राइट टू फूड सबको अधिकार है। तो इस मामला का सुनवाई लगातार होते रहा। 2007 में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने एक इंटरिम ऑर्डर पास किया, जिनमें उन्होंने साफ साफ शब्दों में कहा कि भाई इनके जो पिटीशन है, जो प्रार्थना है, ये तो बहुत कन्विंसिंग है, और इस राइट टू फूड का अधिकार ये तो पब्लिक का मतलब फंडामेंटल राइट है। तो इसके लिए एक जुडिशियल कमेटी गठित कर दिया गया, और उस कमेटी के अध्यक्ष जो है, चेयरमैन, रिटायर्ड जस्टिस डीपी वाधवा जी को बनाया गया। और डीपी वाधवा जी से बोला गया कि भाई टीपीडीएस में इन्होंने ये अपना पिटीशन दायर किया है, ये इनका ग्रीवांसेस है और ये इनका रिक्वेस्ट है, तो ये सारे मुद्दे पे आप जो है सर्वे कीजिए, और सर्वे करने के बाद जो है आप रिपोर्ट दीजिए सुप्रीम कोर्ट को। तो सुप्रीम कोर्ट के जज को दिल्ली का दिया गया था, तो दिल्ली में देखा गया कि भाई सही में ये मामला तो सही है कि जिनको बीपीएल का कार्ड है वो एक्चुअली बीपीएल बिलो पॉवर्टी लाइन में है नहीं, वो तो अपर पॉवर्टी लाइन में है, लेकिन वो अपना फ़ायदा उठा रहे हैं। तो उन्होंने देखा कि नहीं, ये तो सिस्टम का फेल्योर है। मॉनिटरिंग सिस्टम ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड एज वेल एज स्टेट गवर्नमेंट इज़ नॉट अफेक्टिंग। तो उन्होंने बोला कि मॉनिटरिंग सिस्टम बहुत वीक है। और तो उन्होंने एक स्टेट का जो सर्वे किया, तो फिर उन्होंने एक रिपोर्ट दिया दिल्ली का। तो सुप्रीम कोर्ट ने उनको बोला कि नहीं, ऐसा नहीं है, ये तो एक स्टेट का है, ऐसा कीजिए आप पूरा जितने भी राज्य हैं उनका आप कीजिए, कुछ सेलेक्टेड राज्यों का नाम आप सर्वे कीजिए। तो सर्वे में उन्होंने पाया कि टीपीडीएस जो इम्प्लीमेंटेशन हुआ है उसमें एक्चुअली में जो है 61% इंक्लूज़न है और 25% जो है एक्सक्लूज़न है। ठीक है, और देयर इज़ लॉट ऑफ लीकेज ऑफ फूड ग्रेन फ्रॉम एफसीआई एंड एसएफसी। तो उन्होंने कुछ सजेस्ट किया, एक रेमेडियल सजेशन जो है हाई कोर्ट को चार्टर्ड और डिमांड जो है, और चार्टर जो है प्लानिंग और सजेशन सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने अपना रिपोर्ट दिया। और सुप्रीम कोर्ट में रिपोर्ट में उन्होंने दिया कि भाई जो टीपीडीएस है उसके तहत जो अन्न वितरण हो रहा है उसमें इतनी खामियां हैं जिसके कारण ये प्रणाली जो है ना वो भ्रष्टाचार का अड्डा बना हुआ है। प्रशासन, एफसीआई, एसएफसी और जो लोकल नेता, ये सब इनको जो है ना, इनको ड्राइव अपने तरीके से कर रहे हैं, और जिससे बहुत सारा भ्रष्टाचार जो है वो हो रहा है। और जो लाभुक हैं, एक्चुअल लाभुक, उनको ये अन्न जो है वो प्राप्त नहीं हो रहा, जिसके लिए टीपीडीएस का निर्माण किया गया था। तो उन्होंने जो रेमेडियल मेजर दिया सुप्रीम कोर्ट को, वो अपना उन्होंने दिया। तो उनको देखने के बाद जो है सुप्रीम कोर्ट ने उन पे ये किया, ग्रांट किया, और उसके बाद जो है सितंबर 2013 में वही रिपोर्ट, जो वाधवा का रिपोर्ट है, एकदम वही सेम जो उनका सजेशन था, वही एनएफएसए, नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013 के नाम से वो जाना जाता है। और दूसरा सवाल आपने ये कहा कि अनाज जो है अभी एनएफएसए एक्ट के तहत गरीबों को प्रधानमंत्री के द्वारा मुफ्त में दिया जा रहा है। तो इसमें टेक्निकल इशू क्या है कि एनएफएसए एक्ट बोलता है कि एनएफएसए एक्ट के तहत जो
योजना है, स्कीम है, जैसे कि अंत्योदय अन्न योजना एंड प्रायोरिटी हाउस होल्ड, 2 तरह का योजना है। उस योजना, क्योंकि बाधवा कमेटी ने यह बोला था कि बीपीएल और एपीएल को एक्सक्लूड कर देना है, अब 2 ही रखना है, प्रायोरिटी हाउस होल्ड एंड अंत्योदय अन्न योजना। तो इस योजना के तहत जो है आपको ये किया गया, मतलब ये 2 ही योजना को रखा गया। अब ये योजना क्या बोलता है, ये एनएफएस एक्ट क्या बोलता है कि ये 2 योजना जो है वो उस योजना के तहत सरकार जो है सब्सिडाइज रेट पर जो है वो गरीबों तक अन्न प्रदान करेगी। तो ये नेशनल खाद्य सुरक्षा अधिनियम है। इस खाद्य सुरक्षा नियम के में है कि आपको खाद्य जो है वो गरीब तक पहुंचाना है। तो अगर खाद्य गरीब तक पहुंचाना है तो उसमें सब्सिडाइज रेट भी तो है, तो सब्सिडाइज रेट में आपको पहुंचाना है। तो इसमें टेक्निकल हमको इशू लग रहा है कि भाई जब सब्सिडाइज रेट में खाद्य सिक्योरिटी एक्ट में लिखा हुआ है तो फ्री में आप बोल रहे हैं देने के लिए, तो आप फ्री में दीजिए, आप सरकार हैं, बोल सकते हैं, कर सकते हैं, लेकिन टेक्निकल इशू तो इसमें है। अब ये है कि इसमें टेक्निकल इशू बहुत बड़ा है। अब हम तो बता रहे हैं 2013 में जब नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट बना है तो अब तो 10 साल हो गया। अब 10 साल जो सिक्योरिटी एक्ट, नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट बना, जो उन्होंने प्रावधान दिया, जैसे डीएसडी हो गया या एसएमएस सिस्टम हो गया या फिर पीओएस सिस्टम हो गया, तो ये सिस्टम को एक बार रिव्यू करने का भी तो जरूरत है कि अभी ये सिस्टम कारगर है कि नहीं, कि जो हमारा अमेंडमेंट हुआ है, हमारा जो प्रावधान है वो डाउन द लाइन अभी तक इम्प्लीमेंटेड किया जा रहा है कि नहीं, इसका एंटिसिपेशन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। क्योंकि देखिए हम तो बता रहे हैं ना, जेन्युइन फैक्ट बता रहे हैं। अभी डीएसडी बनाया गया था, क्यों? इसलिए कि टीपीडीएस में सुधार करना था। बाधवा कमेटी ने ये रिपोर्ट दिया था कि भाई एसएफसी के में और एफसीआई में इतना भ्रष्टाचार है कि पीडीएस तक पहुंचते पहुंचते 75% तक लीकेज हो जाता है। तो पीडीएस तक पहुंचते पहुंचते जब लीकेज हो जाता है तो पीडीएस जो बेनिफिशियरीज को डायरेक्ट इंटरेक्शन होता है तो वो कहाँ से देगा? वो उसको माल उठाने में, माल लोड करने में और ट्रांसपोर्टेशन में उतना एक्सप्लॉयटेशन होता है कि वो क्या करेगा वो। तो हम तो ये बोल रहे हैं कि भाई एक बार एनएफएस 2013 का हम तो ये अभी हम तो कोशिश कर रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट में इस मामले को हम उठाएं कि भाई हमारा तो जैसे प्रधानमंत्री जी ने बोला कि भाई एनएसएफए के तरफ तो इसमें आप सब्सिडाइज रेट पे हमको देना है। तो ये हमारा एफपीएस का तो काम है ना कि हम तो विक्रेता है एफपीएस, वो तो बेचेगा तो उसका कमीशन मिलेगा। तो फिर ये सब्सिडाइज रेट पे बेचने का एफपीएस का जो डिस्क्रिप्शन है और इशू जो होता है लाइसेंस डीलर्स का, वो इशू में उसमें कंटेंट में साफ साफ दिया हुआ है टू सेल एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट इन सब्सिडाइज रेट। तो भाई फ्री में आप बांटिएगा तो फिर कैसे क्या होगा? टेक्निकल इशू बहुत सारा उसमें आने वाला है। तो ये मुख्य मुद्दा है और इस मुद्दा पे हम तो सुप्रीम कोर्ट तक जाएंगे। और मैं तो एक चीज़ आपके माध्यम से सारे बिहार के सारे विक्रेताओं से मैं ये अपील करना चाहता हूँ कि हमको सरकार ने अधिकार दिया है कि सब्सिडी रेट पे हमको सेल करना है और उसके सेल के अकॉर्डिंगली हमको कमीशन मिलेगा। तो हम अपने अधिकार के लिए एक बार रिव्यू पिटीशन तो कम से कम सुप्रीम कोर्ट में तो एक बोले कि भाई जुडिशियल कमेटी बना के एक बार फिर से रिव्यू करवाइए इस चीज़ों को, क्योंकि एनएफएस एक्ट तो बोलता है कि खाद्यान्न का आपको ये करना है, खाद्यान्न पहुंचना चाहिए। खाद्यान्न पहुंचने के लिए सिस्टम आपको डेवलप करना है और डेवलपमेंट में रिफॉर्मेशन भी लाना है। तो रिफॉर्मेशन तो कहीं दिख नहीं रहा है, कोलैप्सन दिख रहा है। वो कोलैप्स, सिस्टम को कोलैप्स मत कीजिए, सिस्टम को रिफॉर्म कीजिए। अगर सिस्टम रिफॉर्म करेगा तो सिस्टम विल परफॉर्म इन वेरी बेटर वे। ठीक है, तो ये हम सारे विक्रेता से अपील भी कर रहे हैं और इस अपील के माध्यम से हम बोलते हैं कि अपने अधिकार के लिए जगो, जागृति लाइए, क्योंकि न्यायालय या
न्याय तो का प्रक्रिया है, और न्यायालय भी यही बोलता है कि जो सोया सो खोया। ठीक है, अपने अधिकार के लिए अगर आप नहीं लड़ेंगे तो अधिकार आपको मिलेगा नहीं। तो जागृति लाने का जरूरत है विक्रेता में, और हम इस आपके प्लेटफॉर्म के माध्यम से हम संदेश देना चाहते हैं विक्रेताओं का। एक संदेश हम ये देना चाहते हैं कि हमारा लक्ष्य बहुत मुश्किल है, लेकिन संकल्प हमारा दृढ़ है। लक्ष्य हमारा मुश्किल है, संकल्प हमारा दृढ़ है। हो सकता है कि नज़र हमारा संकल्प तक जाते जाते कमज़ोर हो जाए, लेकिन नज़रिया ही एक विकल्प है जिससे हमको जीत पाना है। तो सारे विक्रेता जो है अपने हक और अधिकार के लिए अपने मनोबल को ऊंचा करके रखें, और एसोसिएशन जो है उनके हक और अधिकार के लिए लगातार लड़ता रहेगा। और हम अपने मांगों को सड़क से लेके, सदन से लेके माननीय उच्च न्यायालय तक रखेंगे कि हमको एनएफएसए एक्ट के तहत जो हमारा प्रावधान है उस प्रावधान में जो है कटौती नहीं किया जाए, और हमको हमारे वायबिलिटी को बनाया जाए। और ये सिर्फ विक्रेता का सवाल नहीं है, ये सवाल विक्रेता जो 53,000 विक्रेता हैं, 55,000 विक्रेता हैं, और 53,000 जो है वो रन कर रहे हैं, ड्राइव कर रहे हैं, बिहार में चल रहे हैं, वो एग्जिस्टेंस में हैं। तो 55,000 विक्रेता का अगर 4 परिवार का है तो ये उनके मतलब अब 2 लाख मेंबर जो है वो इफेक्टेड होने जा रहे हैं। बिहार राज्य का मैं बात कर रहा हूँ, देश में तो 5 लाख हैं, तो 5 चक्के 20 लाख परिवार का रोजी रोटी खतरा में पड़ चुका है। और ये इस तरह से अमेंडमेंट करने से या फ्री में देने से, तो पहले तो एनएफएसए में भी तो आप फ्री में दे रहे थे, गरीब कल्याण योजना में फ्री में दे रहे थे। तो गरीब कल्याण योजना का अभी तो आपको मालूम है ना कि गरीब कल्याण योजना में अभी देखिए ना कि बिहार के हर एक जिले से ये शिकायत मुझे प्राप्त हो रही है कि आवंटन में अनियमितता हो रहा है। अभी जन वितरण विक्रेता जो है बांट रहा है, अगर 50 कुंटल उसका अनाज है, 50 कुंटल वो बांट रहा है, तो उसका 20 कुंटल कर दिया जाता है। अब 70 पैसा कमीशन है, 70 पैसा पर केजी कमीशन है, 50 कुंटल है, तो जोड़ लीजिए कितना का उसका इनकम है। उसमें से एनएफएसए एक्ट जो बनाया डीएसडी, तो डीएसडी में बता रहे हैं ना रिव्यू करने का जरूरत है। तो अभी एक्ट तो बन गया है, तो योजना जितना बनता है ना, वो योजना जो वो सारा भ्रष्टाचार का जड़ है, उसमें सारा भ्रष्टाचार पदाधिकारियों का संलिप्तता होता है। अभी इससे पहले देखिए आपको फूड कूपन लाया गया था, फूड कूपन फ्लॉप हो गया। तो सरकार का निष्क्रियता तो साफ दिख रहा है ना, आप सिर्फ योजना बना रहे हैं, कमिटमेंट कर रहे हैं, इम्प्लीमेंटेशन और एग्जीक्यूशन पे आप ध्यान नहीं दे रहे हैं। किस तरह से सिस्टम को सुदृढ़ करके गरीबों तक उसका जो हक है वो पहुंचे, उस पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। लगातार आप संशोधन करते हैं, टीपीडीएस लाए, अभी टीपीडीएस लाए, टीपीडीएस में 75% लीकेज। अब जो परिवार बीपीएल के लायक नहीं है उसको बीपीएल, जो एपीएल का है उसको बीपीएल में डाल देते हैं। और तो भ्रष्टाचार, तो योजना आप बनाते हैं कि भ्रष्टाचार को पैदा करें। तो ये योजना का भी हाल तो देख रहे हैं। अभी इस योजना में मानिए कि हमको बांटने में कोई दिक्कत नहीं है, फ्री में हम तो बोल रहे हैं, हम तो सच्चे सेवक हैं। गरीब जनता तक अगर खाद्यान्न उनका पहुंचता है तो ड्यू टू जन वितरण दुकानदार। अब ये जन वितरण दुकानदार हम तो बोल रहे हैं कि हम बांट देंगे, आप एनएफएसए एक्ट में दिया हुआ है कि सब्सिडी रेट पे आप प्रधानमंत्री हैं, आप संशोधन कर सकते हैं, अमेंडमेंट कर सकते हैं, हम बांट देंगे। लेकिन आप समझिए कि पीएमजीकेवाई का आज तक का 3 साल का विक्रेताओं का मार्जिन मनी अभी तक नहीं मिला है। तो फिर एनएफएसए का फ्री में जो हम बांटेंगे तो फिर हमारा कमीशन का जवाबदेही कौन लेगा, मेंटेनेंस का जवाबदेही कौन लेगा,
होल्डिंग चार्ज हमको कौन देगा, गोदाम का चार्ज क्यों कौन देगा? जब हमको कमीशन ही नहीं दीजिएगा तो फिर हम कैसे बांटेंगे गरीब का? तो हम अपने हक अधिकार के लिए जो है अभी हम आपातकाल बैठक करेंगे और बैठक में हम ये निर्णय लेंगे कि आगे का रूपरेखा क्या तय किया जाए। और हम बहुत जल्दी एक सुप्रीम कोर्ट में एनएफएस एक्ट के रिव्यू के लिए एक पिटीशन भी डालेंगे कि एक जुडिशियल कमेटी का गठन हो और दूध का दूध पानी का पानी हो जाए। भत्ता नियम जो है आपका, भत्ता नियम अधिनियम, उसके अंतर्गत बिहार सरकार यह कह रही है कि अगर वो अनाज के डिस्ट्रीब्यूशन करने में सक्षम नहीं होती है तय सीमा में, तो वो लाभुकों को पैसा डायरेक्ट दे देगी उनके अकाउंट में। इसके बारे में आपका जो ऑर्गेनाइजेशन है फेयर प्राइस डीलर एसोसिएशन का क्या मत है? देखिए, अभी बिहार सरकार द्वारा ये नोटिफिकेशन दिया गया है कि हम जो है डायरेक्ट बेनिफिशरी के अकाउंट में जो है अगर वो वंचित रह जाते हैं खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत खाद्यान्न लेने में, तो उनके अकाउंट में डायरेक्ट पैसा ट्रांसफ़र कर देंगे। ठीक है, तो ये एनएफएसए एक्ट का जो अल्टरनेटिव है, दो अल्टरनेटिव रखा गया था एनएफएसए एक्ट में। एक तो फूड कूपन था, जो फूड कूपन योजना का हश्र क्या हुआ वो तो मालूम है कि फूड कूपन योजना सुपर फ्लॉप रह गया। अब रह गया कि भाई ये बोल रहे हैं कि हम जो है अकाउंट में पेमेंट करेंगे। ठीक है, तो अकाउंट में पेमेंट करेंगे तो उसका चैनल वाइज समझना पड़ेगा आपको कि सिस्टम, पूरा पीडीएस सिस्टम को फिर से आपको समझना पड़ेगा। अब देखिए क्या है कि पीडीएस सिस्टम जो है ना 3 पार्ट में है। पहला तो प्रोक्योरमेंट, दूसरा है एलोकेशन और तीसरा है डिस्ट्रीब्यूशन। अब देखिए प्रोक्योरमेंट जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट जो है एफसीआई के थ्रू जो है फार्मर से एमएसपी रेट में लेती है। ठीक है, और एलोकेशन, सेकेंड पैरामीटर एलोकेशन जो होता है, सेंट्रल गवर्नमेंट एलोकेशन का वो एमएसपी से जो प्रोक्योरमेंट करती है खाद्यान्न का, वो एलोकेशन जो है वो स्टेट गवर्नमेंट को करती है सीआईपी रेट से। अब समझिए एमएसपी और सीआईपी रेट। एमएसपी से हम लिए किससे? कृषक से। आपको जो हमारे किसान भाई हैं वहाँ से हम लिए, जो हमारा पैडी है वो हम लिए वहाँ से। अब उसका एलोकेशन जो है वो एज पर द नीड ऑफ द स्टेट, जितना उनका आइडेंटिफाइड प्रायोरिटी हाउस होल्ड है या अंत्योदय अन्न योजना के हिसाब से जो उनका ये है, उनको वो एलोकेट करते हैं। एलोकेट जो करते हैं वो सीआईपी रेट से करते हैं। अब सीआईपी रेट में फिक्स है, एमएसपी जिस तरह फिक्स है सीआईपी भी रेट है फिक्स। अब जैसे आपको एनएफएसए में है कि 35 किलो अनाज देना है, 3 रुपये के हिसाब से जो है और 2 रुपये के हिसाब से 35 किलो अनाज देना है। अब ये जो देंगे गरीबों को, तो फिर तो एनएफएसए एक्ट का उल्लंघन ही हो जाएगा ना। एनएफएसए एक्ट में बोल रहा है कि आपको सिक्योर करना है कि एएवाई और पीएचएच के जो हैं बेनिफिशरीज हैं उनको 35 किलो आपको अनाज देना है। अब सेंट्रल एलोकेट कर रहा है फूड ग्रेन सीआईपी रेट से, और वही सीआईपी रेट जो है वो विक्रेता जो है वो बेनिफिशरी को देता है। अब सरकार जो देगी सीआईपी रेट से बेनिफिशरीज को, तो क्या 3 रुपये के हिसाब से 35 किलो खाद्यान्न का 105 रुपया में उसका 35 किलो खाद्यान्न खरीदा जाएगा क्या? गरीब का खरीदाएगा क्या? नहीं। और दूसरा बात यह है कि उसमें बोला जा रहा है ना कि आप 35 किलो खाद्यान्न उसको देना है। और तीसरा देखिए, इसमें तीसरा क्वेश्चन मार्क क्या है कि जो भत्ता अधिनियम 2015 एनएफएसए एक्ट के तहत जो लाया गया था, उसमें लिखा हुआ है कि ऐसे पात्र लाभुक
जो जो अपना जो ऐसे पात्र लाभुक मतलब सर्टेन लोगों के बारे में बोला गया है जो खाद्यान्न लेने के में वो वंचित रह गए हैं। जैसे कि हिली एरियाज हो गया, कहीं बाढ़ हो गया, कहीं सुखाड़ हो गया, नॉन एक्सेसिबल पीपल हो गए। तो वैसे कुछ सॉर्ट ऑफ जो पीपल हैं उनको हम जो है वो भत्ता अधिनियम के तहत उनको पैसा दे देंगे ताकि वो खाद्यान्न से जो है वो वंचित नहीं रहे। ठीक है, तो ये बताइए कि जितना हमारा जो PHH और AAY है जितना है उसको क्या उस हिसाब से रख रहे हैं क्या? ये तो कहीं से फैक्ट नहीं दिख रहा है हमको कि 3 रुपये केजी देंगे। उस पर आपको डिसीजन लेना पड़ेगा ना कि हम MSP रेट से कितना देंगे। हमें MSP रेट जो हमारा है निर्धारित जो मूल्य है, अगर आप मार्केट रेट से उसको दीजिएगा तभी तो आप ये होगा ना। तो मार्केट रेट में भी आप दीजिएगा तो कुछ सेलेक्टेड लोग को ही दीजिएगा ना। आप सबको तो देखिए कि NFSA में तो दिया हुआ है कि वैसे लोग जो वंचित रह गए, कुछ वैसे लोग जो वंचित जो वो भी पूरा क्राइटेरिया और पैरामीटर दिया हुआ है, उस पैरामीटर के हिसाब से आप भत्ता अधिनियम को लागू कर सकते हैं। तो मेरा यही कहना है कि सिस्टम में हम तो बोलते हैं ना कि जो पॉलिसी मेकर जो बैठे हुए हैं, पॉलिसी डिसाइडर जो बैठे हुए हैं, वो जो अपर लेवल में जो ये है, अपर लेवल में जो डिस्क्रिमिनेशन है, अपर लेवल में जो डिफरेंसेस, अपर लेवल में जो प्रॉब्लम्स है, उनका रिजोल्यूशन नहीं कर रहे हैं, उनका रिफॉर्मेशन नहीं कर रहे हैं। सबसे निचले पायदान में जो है किसी भी हाल में उपभोक्ता को ही परेशान करने का कोशिश कर रहे हैं। अरे आपका सिस्टम सुधरेगा तो सारा नीचे का चीज़ सुधरेगा। तो आप पहले ऊपर का सुधारिए फिर नीचे का सुधरेगा। तो इस लेवल पर काम करेंगे तो कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा। फेयर प्राइस डीलर एसोसिएशन के महामंत्री गौरव जी, डीलर्स के लिए यानी विक्रेताओं के लिए जो एक मुहिम लेकर चल रहे हैं कि सारे विक्रेताओं को एक सरकारी सेवा घोषित किया जाए, और इसके पीछे बहुत ही बढ़िया और एक फैक्ट है कि कोरोना काल हो या कैसे भी विषम परिस्थितियां हो, सब में PDS ने बहुत और विक्रेताओं ने बहुत अच्छा काम किया है। सबको अनाज पहुंचाया गया, सबको दिया गया। तो सरकारी सेवक बनाने की मुहिम में सरकार से गौरव जी और कैसे डिमांड कर रहे हैं? आपने पहले तो डिमांड रखी हैं उनके पास में, तो अभी उसमें कितना समय लग सकता है और इस पर आप कैसे आगे बढ़ रहे हैं? देखिए, सरकारी सेवक का तो प्रावधान जैसे कि आप जानते हैं, सरकारी सेवा संहिता के अनुसार से के अनुच्छेद 309 के हिसाब से जो है राशन दुकानदार जो सरकारी सेवक के लिए मान्य है। ठीक है, इवन आप देखिएगा NFSA एक्ट में भी लिखा हुआ है, उसमें बाधवा कमेटी का रिपोर्ट है कि FPS जो रन कर रहा है वो बहुत जगह पे जो है वो गवर्नमेंट के द्वारा रन किया जा रहा है। तो हमको लगता है कि भाई अगर सिस्टम में सुधार करना है और डाउन द लाइन अगर आप चाहते हैं कि हाँ उपभोक्ता को अनाज हमको पहुंचाना है, सही क्वालिटी और सही क्वांटिटी से पहुंचाना है, तो आपको ऊपर भी नहीं, ऊपर के साथ साथ नीचे भी देखना पड़ेगा और आपको प्रॉपर जो है ना फोकस करना पड़ेगा सुधारने के लिए। और ये प्रॉपर फोकस करने के बाद ही जो है ये सिस्टम में सुधार हो सकता है। क्योंकि देखिए FPS जो है ना वो बहुत बड़ा चेन है, इसके बिना डिलीवरी सिस्टम पॉसिबल नहीं है। तो ये PDS का और FPS का, ये PDS जो है FPS शॉप डीलर्स जो होते हैं वो PDS का इंटीग्रल पार्ट है। तो अगर दोनों में से एक पार्ट को आप हटा दीजिएगा तो सिस्टम तो फेलियर हो जाएगा। ठीक है, तो ये सिस्टम को चलाने का मेन पार्ट जो है वो FPS डीलर है। ठीक है, तो आप ये भी पार्ट देखिए। ठीक है, आप PDS पार्ट दीजिए और FPS पार्ट, दोनों पार्ट को अगर जब तक आप रिफॉर्मेशन नहीं करेंगे, विजन आपका नहीं होगा,
कि ये दोनों पार्ट को हम सही करके सुधार ला सकते हैं, तब तक सिर्फ आप बोल सकते हैं और सिर्फ मतलब कमिटमेंट कर सकते हैं। इम्प्लीमेंटेशन और एग्जीक्यूशन में जो है ना बहुत सारा डिफरेंसेस आएगा और वो सुधरने वाला नहीं है। तो इस सुधार के लिए जो है सरकार को अपना नीति और नीयत में बदलाव लाना पड़ेगा, तब जाके जो है सही से इम्प्लीमेंटेशन हो पाएगा। आवंटन में अनियमितता, गौरव क्या कहना है आपको इसमें कि सही में क्या आवंटन में अनियमितताएं हो रही हैं, और हो रही हैं तो कहां से हो रही हैं, बताइए जरा दर्शकों को। देखिए, अभी पूरे बिहार से ये चर्चा मुख्य बिंदु है, चर्चा का ये मुख्य बिंदु है कि पूरे बिहार के विक्रेता जो है वो त्रस्त हैं, ठीक है। और सरकार मुख्यालय में बैठे कर्मचारी जो हैं वो मस्त हैं। इनका आवंटन जो है वो समय समय पर जो है कम कर दिया जाता है। आवंटन कम करने का पैरामीटर क्या तय किया हुआ है उसका कुछ अनुमान नहीं है हम लोगों को। और ये अनियमितता जो है वो विभाग जो है वो अपने निष्क्रियता और अपने अपना निष्क्रियता को छिपाने के लिए और अपने कुकर्म को छिपाने के लिए ये अनियमितता कर रहे हैं। अभी देखिए, मैं क्यों बोल रहा हूँ कि एनएफएसए एक्ट के तहत मुफ्त में अनाज देने पे क्या क्या कठिनाइयाँ हो सकती है। अभी देखिए, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना का जो गरीबों तक माल देना था, जो खाद्यान्न पहुँचाना था, उसका अभी अब हमने रिव्यू किया है और मेरा इसमें अंदाज़ा है कि सरकार में बैठे लोग जो हैं वो 1.5 लाख मैट्रिक टन जो है आवंटन का स्कैम का ये इशू है, ठीक है। क्योंकि साफ पता चल रहा है कि आप देखिएगा पूरे बिहार के विक्रेता को कृत्रिम रूप से जो है ना पॉस मशीन में 60% विक्रेता को पॉस मशीन पे जो है ना वो अनाज दिखाया गया है, सिर्फ दिया नहीं गया है, ठीक है। तो मेरा ये कहना है कि जब आप अनाज उसके पॉस उसको दिए ही नहीं और उसके पॉस पे अगर 200-200 क्विंटल दिख रहा है तो ये अनाज जो है वो गया कहाँ आखिर। तो अनुमान तो मुझे लग रहा है कि 2 से 3 महीने का प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना का 700 से 800 करोड़ का गबन जो है वो किया गया है। और इस पे तो हम चाहते हैं कि इस पे हम वार्ता कर रहे हैं और अनाधिकारिक रूप से कुछ लोग तो एक्सेप्ट भी किए हैं, लेकिन बोल नहीं रहे हैं। लेकिन मेरा ये कहना है कि आखिर गरीबों का, आप बोलते हैं कि पीडीएस विक्रेता, सारा चीज़ आप पीडीएस विक्रेता पे करते हैं, ठीक है। आप अभी बोल रहे हैं कि हम जो है पॉस मशीन का इंटीग्रेशन करेंगे वेइंग मशीन से, ठीक है, कि सही माप तौल दे। इससे पहले पॉस मशीन किए आप, अब पॉस मशीन के साथ वेइंग मशीन का इंटरफेस कर रहे हैं। तो मेरा ये कहना है कि हम सही माप तौल उपभोक्ता तक पहुँचे। बिहार सरकार डेली अपना पीठ थपथपा रही है कि सही तौल का अनाज जो है उपभोक्ता तक मिलेगा। अरे सही अनाज तो तौल कर हम देते ही हैं। इंटरफेस जो आप कीजिएगा, तो बाधवा कमेटी ने जो एनएफएसए जो एक्ट आया था, तो बाधवा कमेटी ने बोला था कि सबसे ज़्यादा भ्रष्टाचार और लीकेज एसएफसी से है। तो आप पहले एसएफसी को इंटरफेस कीजिए ना, एसएफसी को आप इंटरफेस कीजिए ना, जहाँ से हमको माल नहीं मिलता है, माल ही नहीं देता है, तो हम कहाँ से देंगे वो। तो ये सरकार जानती है इस चीज़ों को। और विक्रेता तो बेचारे एकदम शुद्ध है, इनोसेंट है, वो तो जानते हैं, सरकार जानता है कि तो बोलेगा नहीं। तो अगर सही तरीके से काम करना है तो जहाँ पे देख रहे हैं कि यहाँ पे सिस्टम फेल्योर हो रहा है, वहाँ पे आपको ये चीज़ करना चाहिए।
आपको एसएफसी में लगाइए ना, एसएफसी में आप डिस्कार्ड कर दीजिए ना वहीं पे कि अगर इतना माप तोल नहीं होगा तो भाई ख़त्म हो गया। तो आप जब हमको सही माप तोल दीजिएगा तब ना हम सही माप तोल देंगे उपभोक्ता को। तो इसलिए इंश्योर कीजिए सही माप तोल पहले वहाँ। हम तो उपभोक्ता को देते ही हैं सही माप तोल। तो ये सब मुद्दा है और इस सारे मुद्दों को हमने कंपाइल करके रखा है और ये सारा हम पिटीशन सुप्रीम कोर्ट में फाइल करेंगे कि अभी तक जो है बाधवा कमेटी का जो रिपोर्ट था उनको सिर्फ एनएफएस एक्ट में सिर्फ दिया गया है, लेकिन एंटीसिपेशन कुछ नहीं हो रहा है। डीएसडी दिया गया कि भाई लीकेज है ट्रांसपोर्टेशन में, इनसे जो है जन वितरण विक्रेताओं से इतना इतना कमीशन लिया जाता है, तो वो कैसे चलाएगा दुकान। तो डीएसडी कानून बना। अब डीएसडी कानून बना तो डीएसडी कानून बना तो उसमें क्या है कि विक्रेता को जाना नहीं है गोदाम तक, लेकिन जब तक एजीएम या वहाँ का जो गोदाम मैनेजर है वो जब तक पीडीएस विक्रेता वहाँ जाएगा नहीं, जब तक उसको ये नहीं चलेगा तो उसको माल नहीं मिलेगा। जब खाद्यान्न मिलेगा नहीं तो वो वितरण कहाँ से करेगा, और वितरण नहीं करेगा तो आवंटन कहाँ से होगा, तो फिर तो उसका वायबिलिटी का इशू हो जाएगा ना। तो यही सब सारा मैटर हमने कंपाइल किया है और हम यही है कि हम विक्रेता के लिए, हक के लिए लड़ते रहेंगे, संघर्ष करते रहेंगे और मुझे उम्मीद भी है कि हमारे इस पॉइंट पे सुप्रीम कोर्ट जो है वो सारे मुद्दों पे संज्ञान लेगी और विक्रेता के हक में जो है आगे कुछ फैसला जरूर सरकार के द्वारा लिया जाएगा। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन तभी फेयर तरीके से आगे बढ़ पाती है जब उसमें पक्षपाती रवैया ना हो कोई किसी पार्टी के तरफ से कोई बात किया जाए और न ही कोई विशेष समुदाय के प्रति। गौरव जी ने अपनी फेयर प्राइस डीलर एसोसिएशन में महामंत्री के तौर पर अपनी बातें रखी है। ये भारत सरकार और बिहार सरकार दोनों पर आरोप लगा रहे हैं कि जो भी विक्रेता हैं उन पर दोहरा मापदंड अपनाया जा रहा है, उनका खास ख्याल नहीं रखा जा रहा है। समय समय पर नीतियों में तो चेंज हो रहे हैं लेकिन इन पर कोई भी विक्रेताओं पर कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ रहा है। उनकी कमीशन कई सालों से बाकी हैं। विक्रेता कोरोना जैसे भयावह काल में बड़े ही निर्भयता के साथ खड़े रहें और लोगों को अनाज पहुंचाया, जिससे बहुत सारे गरीब तबके के लोगों का जीवन बसर हो सका। आप उस भयावह काल को याद कीजिए जिसमें डॉक्टर तक शिकार हो जाते थे। कितने विक्रेता इसमें मतलब अकाल में समा गए, अकाल मृत्यु की गोद में चले गए कि अनाज सभी लोग तक पहुंचनी चाहिए। सरकार, क्या बिहार सरकार और भारत सरकार दोनों को ही संज्ञान लेना चाहिए कि जो विक्रेता है आखिर यही तो अनाज सभी को दे रहे हैं, इन्हीं से तो जनता का डायरेक्ट इंटरेक्शन है। और पॉलिटिकल पार्टीज हो, चाहे वो वोट की बात हो या जनता तक किसी भी मुहिम को पहुंचाने की बात हो या अनाज पहुंचाने की ही बात हो, आखिर जनता को ही तो सरकार दे रही है। तो बीच में जो एक अहम रोल विक्रेताओं का है उस पर खास ध्यान दिया जाए। उम्मीद है कि गौरव लाभ की जो ऑर्गेनाइजेशन है फेयर प्राइस डीलर एसोसिएशन की बातों पर सरकार जरूर ही संज्ञान लेगी। और अंत में गौरव जी से मैं चाहूँगा कि क्या संदेश देना चाहेंगे और क्या कहना चाहेंगे सरकार से और अपनी विक्रेता से इस बारे में। देखिए, सरकार से मैं यही बोलना चाहूँगा कि सरकार जो है वो नीति निर्धारण जो करते हैं, जो बैठे हुए हैं मुख्य कुर्सियों पर जो बैठे हुए हैं या शीर्ष के जो वरीय पदाधिकारी हैं जो नीति निर्धारण करते हैं, उनको एक बार ग्राउंड रियलिटी पे भी जो है ना विश्वास करना चाहिए। एसी चैम्बर में बैठ के अगर आप नीति निर्धारण कर देते हैं तो वो नीति निर्धारण जो है ना वो एग्जीक्यूशन में कभी नहीं आ सकता है। इसलिए आपको ग्राउंड रियलिटी और फैक्ट पे काम करना पड़ेगा। और मैं अपने विक्रेता बंधुओं से ये संदेश देना चाहता हूं कि
आपके हक के लिए, ये आपका हक है और अपना हक है, हम सभी का हक है। ये हक और अपने अधिकार के लिए आप सबों के सहयोग से हमारा जो लक्ष्य है, उस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए हम अग्रसर होंगे और अपने अधिकार के लिए हम सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा भी खटखटाएंगे। और हम ज़रूर ये अपील करना चाहेंगे कि एक बार एनएफएसए एक्ट को में जुडिशियल कमेटी, अगर फिर से एक बार जुडिशियल कमेटी बन जाए और एक बार इस मैटर को फिर से जो एनएफएसए एक्ट को एक बार रिवीजन के लिए, या फिर और भी इसमें क्या क्या चेंजेज हो सकते हैं या क्या क्या रिफॉर्मेशन हो सकते हैं पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम पॉइंट ऑफ व्यू से, तो इस हक और अधिकार के लिए हम एक सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका बहुत जल्दी दायर करेंगे। क्योंकि उसमें एनएफएसए में दिया हुआ है कि जो सब्सिडाइज रेट पे पीएस शॉप जो है वो एसेंशियल कमोडिटीज़ का ये करेगा, सेल करेगा। तो इसके लिए हम अपने मांगों को के समर्थन में सुप्रीम कोर्ट में बहुत जल्दी एक याचिका दायर करेंगे। तो और इसके लिए हम आगे भी संघर्षरत रहेंगे और बहुत जल्द हम अपने प्रमुख साथियों से बात करके आगे का रूपरेखा तय करेंगे। गौरव जी, हमारे चैनल में आप तीसरी बार आए और अपनी बातें रखी। बहुत बहुत धन्यवाद कि आपकी जो बातें हैं वो सारे डीलर्स तक पहुंच ही रही हैं। साथ साथ जनता भी आपकी बातों को जरूर संज्ञान लेगी और सरकारी सेवक बनाने की जो विक्रेताओं की मुहिम है उस पर जल्दी ही मुहर लगेगी, ऐसा बुलेटिन ऑफ बिहार और हमारे साथ जुड़े हुए व्यूअर हैं उन सबका मानना है। गौरव जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।